बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आज हम रूस और यूक्रेन की ही बात करेंगे क्योंकि कल मैंने प्रोग्राम किया था कि जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर एक अटैक किया, 117 ड्रोन्स भेजे गए और वो भी खुफिया तौर पर कंटेनर्स के अंदर, ब्लैक बॉक्सेस, वुडन बॉक्सेस के अंदर छुपा कर वहाँ पर भेजे गए और फिर जिस तरह से ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया गया और रूस के जो एयर बेसिस थी उन पर अटैक किया गया, जिसमें बहुत सारे उनके जंगी जहाज, बहुत सारे बेड़े तबाह किए गए। यकीनी तौर पर एक बड़ा लॉस था जो कि बर्दाश्त करना पड़ा है रूस को। लेकिन रूस की तरफ से भी बार बार यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जाना, बार बार शरारतें किया जाना और बार बार इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयां किया जाना जारी है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन है उसने एक जवाबी कार्रवाई की है डिफेंस अपने के लिए और ये बताने के लिए कि हम भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, अब जो मुज़ाकरात हुए कल टर्की के अंदर, रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात थे जो सिर्फ 1 घंटे तक चले, दौरानिया बहुत ही कम रखा गया 1 घंटे तक, क्योंकि जब कोई भी पार्टी मुत्तफिक नहीं है जंगबंदी के लिए तो इसका मतलब ये है कि फिर मुज़ाकरात जो है वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाएंगे। यही हुआ कल भी, जब रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात टर्की में हुए तो वो 1 घंटे के दौरानिया के बाद ख़त्म हो गए, लेकिन दोनों ही जमातें जो जंगबंदी के लिए एग्री नहीं की हैं। अच्छा, कुछ शराइत जो है वो सामने आई हैं सीज फायर की सूरत में। अगर ऐसा होता है तो जो जंगबंदी में आगे पेशरफ्त जो है वो पेशरफ्त के तौर पर सामने आ सकती हैं। यूक्रेन जो है वो ये चाहता है कि जंगबंदी हो जाए और बिला शर्त वो मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। और रूस की तरफ से जो अभी तक बयान सामने आ रहे हैं या मुज़ाकरात जिस तरह से हुए, तो उनका मौक़िफ़ जो है वो कुछ और है, क्योंकि वो कुछ अपने इलाके रूसी हैसियत से मनवाना चाहते हैं। जो यूक्रेन के कुछ इलाके हैं वो चाहते हैं कि उनको रूस के अंदर जम कर दिया जाए और रूस के हिस्से के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए। आगे चलकर आपको वो भी बताऊंगी वो कौन से इलाके हैं जिनको रूस अपने अंदर शामिल करवाना चाहता है और जो मुतालिबात हैं रूस के जो अब तक सामने आए हैं। मखसूस इलाके जहां पर रूस एग्री है, वो 2 से 3 मखसूस इलाके हैं जहां पर वो भी कुछ शराइत के साथ जंगबंदी करना चाहता है। रूस ने ये कहा है कि पहली बात यह है कि उनकी रूसी जबान को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, फिर कुछ इलाके जो हैं उनको उनका हिस्सा तस्लीम किया जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो बैन अवी पाबंदियां लगाई गई हैं रूस के ऊपर उनको ख़त्म किया जाए। इस तरह की कुछ दीगर शराइतें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बीमार हैं 25 साल से कम उम्र के या 25 साल तक की जो उम्र के कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। फिर 6000 जो फौजी हैं रूस के हैं या यूक्रेन के हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ये बात तय हो गई है कि 6000 जो कैदी शहीद हो चुके हैं उनको भी उनकी लाशों की वापसी जो है वो की जाएगी। तो फौजियों की लाशें हैं वो, उनके लिए भी कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया गया। मुज़ाकरात अजीब तरीके से खत्म हुए हैं जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कब तक ये जंगबंदी रहेगी, कब तक जो कैदियों की लाशें हैं वो वापस भिजवाई जाएंगी। इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते 6000 यूक्रेनी जो है वो वापस यूक्रेन लाए जाएंगे और 6000 ही रूसी जो हैं वो भी यूक्रेन से वापस रूस पहुंच जाएंगे। ये लाशों की बात हो रही है, जिंदा जो कैदी हैं उनकी बात नहीं हो रही है। इसके ऊपर जो यूक्रेनी सदर हैं उनका बड़ा गुस्से वाला रद्द अमल आया है ज़ेलेंस्की का। वो कहते हैं कि इसको जंगबंदी नहीं कहा जा सकता, जंगबंदी मुकम्मल तौर पर होती है और हम जंगबंदी के हामी हैं। जो सीज़ फायर है वो लोगों की जानों को महफूज बनाने के लिए होता है ताकि मजीद जानों का ज़ियान ना हो। लेकिन ये किस किस्म की जंगबंदी या सीज़ फायर है जिसके अंदर जंग जारी रहेगी, गोला बारूद जारी रहेगा, गोलियां बरसाना या हथियार इस्तेमाल करना जारी रहेगा, लेकिन जंग हो जाएगी, जंग जो है वो रोक दी जाएगी। तो उन्होंने ज़ेलेंस्की ने ये रूस से कहा है कि हम मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं और आप भी इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर हामी जो है वो भर लें। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की फौज जो है वो ये रूस का मानना है कि अब जो यूक्रेन की फौज है, जो मकबूजा इलाके हैं वो वहां से निकल जाए, यूक्रेन की फौज अपने वो इलाके जो है वो छोड़ दे। अच्छा, वो इलाके कौन से हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। डोनेस्टिक है, लोहांसिक है, हरसोन है, जापोरिजिया है, क्रेमिया है और रूसी इलाके जो हैं इनको रूसी हैसियत दी जाए और इनको रूस के इलाके तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि ये यूक्रेन के इलाके हैं। यूक्रेन के फौजी यहाँ पर जो है उनका तसल्लुत कायम है, लेकिन रूस ये चाहता है कि इन तमाम इलाकों को रूस के अंदर शामिल कर दिया जाए और उनको रूसी हैसियत हासिल हो जाए।
फिर जी ये भी कहा है कि यूक्रेन की फौजी कुव्वत में कमी, नेटो या किसी इत्तेहाद से दूरी। मतलब मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही कि रूस चाह क्या रहा है। क्या रूस यूक्रेन को कमजोर करना चाह रहा है, उसके बाद कोई धावा बोलेगा? अभी भी रूस का वतीरा तो वही है, लेकिन यूक्रेन का नेटो या किसी भी इत्तेहादी के साथ रवाबत खत्म करवाना या ताल्लुकात खत्म करवाना या उनकी हिमायत उन्हें हासिल ना हो, ये शर्त रखना, फिर रूसी जबान को एक इंटरनेशनल या सरकारी हैसियत दिलवाना, फिर उसके बाद रूस पर जो आलमी पाबंदियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया था वो भी खत्म की जाए। लेकिन यूक्रेन जो है वो उसका जवाब इसके ऊपर ये रूस की तरफ से शराइत रखी गई हैं, जंग बंदी की शराइत। अब जो यूक्रेन का मौक़िफ़ है इसके ऊपर, यूक्रेन ये कहता है कि 30 दिन की मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। वो जमीनी, फजाई या बहरी या फजाई, तीनों रास्तों से जंग बंदी होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई शरारत, कोई अटैक यूक्रेन पर नहीं होना चाहिए, ना रूस की तरफ से होना चाहिए, ना यूक्रेन की तरफ से होना चाहिए। तो मुकम्मल 30 दिन की जंग बंदी होनी चाहिए। रूस को इनकी तजावीज़ चंद दिन पहले दी गई थी, लेकिन रूस ने सिर्फ मुलाकात में तजावीज़ पेश की हैं। जो यूक्रेनी तजावीज़ है वो पहले से आ चुकी थी, लेकिन रूस ने अपनी जो शराइत हैं, तजावीज़ हैं, वो इस मुज़ाकरात के मुलाकात के अंदर पेश की हैं। अब यूक्रेन ने रूस को उन बच्चों की फहरिस्त भी जारी की है जो लापता बच्चे हैं, जिनको उठा लिया गया हुआ है। उन बच्चों की वापसी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन ने रूस को एक लिस्ट जारी की है कि इन बच्चों को जबरदस्ती छीन लिया गया है या जबरदस्ती जो है हब्से बेजा में रखा गया है, वो बच्चे गायब हैं, तो उनको जो है वो फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। अच्छा जी, अब टाइम फ्रेम जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस जंगबंदी का फिलहाल कोई तय नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन जून के आखिर तक रूस के जवाब का इंतजार करने वाला है कि शायद रूस को होश आ जाए, रूस को समझ आ जाए कि ये एक एटमी ताकतों के दरमियान जंग हो सकती है जो कि पूरे खित्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत गहरे, पूरी दुनिया पर असरात मुरतब कर सकती है। तो इसलिए जो है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। और जो शराइत हैं वो यूक्रेन की शराइत बड़ी ही पॉजिटिव शराइत हैं। यूक्रेन जिस तरह से चाहता है कि मुकम्मल जंगबंदी हो, जो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होनी है, जो चीजें तय होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन जंगबंदी, सीज फायर एटलीस्ट हो जाके, ताकि जो जानी नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। अब ट्रंप साहब का मौकिफ जो वो भी सामने आ गया। इस दौरान ट्रंप साहब जो है वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक और डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद, यानी कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन, तीनों ममालिक बैठ के एक सरबराही इजलास उनके दरमियान हो और उसके दरमियान जो है वो तमाम जो जंगबंदी की शराइत है उनको पूरा किया जाए, वो शराइत रखी जाए और उसके बाद जंगबंदी या सीज फायर जो है वो हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये समझा भी जाता है कि वो अमन के पैगंबर हैं, वो अमन चाहते हैं, वो अमन की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए वो हर जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। वो पाकिस्तान या भारत की जंग हो, वो यूक्रेन या रूस की जंग हो, जहां पर उन्हें लगता है कि अब उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो चुका है या अब जंगबंदी या सीज फायर की कोई उम्मीद नजर आ रही है, तो वो बीच में कूद पड़ते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। और अब वो रूस और यूक्रेन के दरमियान में सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जंगबंदी हो जाए। और उन्होंने खुले दिल से कहा है कि वो सरबराही इजलास तीनों ममालिक का बुलाने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की या पुतिन दोनों मिल बैठ के उनके साथ बातचीत के जरिए से इस मामले को हल करें। और साथ ही साथ उन्होंने पुतिन को खुले अल्फाज में कहा है कि पुतिन जो है वो थोड़े से पागल हैं, दबाव का शिकार हैं, जज्बाती दबाव का शिकार हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं। लेकिन पुतिन अब तक जितनी उनकी जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को जो नुकसान उठाना पड़ा वो भी हमारे सामने है, लेकिन जो यूक्रेन की कार्रवाई के बाद रूस को नुकसान उठाना पड़ा, यकीनी तौर पर वो भी रूस के लिए एक भारी नुकसान होगा। अच्छा जी, अब जो मगरबी रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर अगर बात करें तो ज़ेलेंस्की ने मजीद पाबंदियों की अपील की है रूस के ऊपर। पहले रूस को आइसोलेट किया जा रहा है, रूस के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, जो रूस कर रहा है उसके बाद जो है बहुत सारी इंटरनेशनली उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। और अभी भी ज़ेलेंस्की ने भी यही मजीद उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, उन्होंने अपील की है पूरी दुनिया से कि मजीद इनको आइसोलेट किया जाए। यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस पर मुज़ाकरात में ताख़ीर और कब्जे की नीयत का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। अच्छा जी, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि रूस का वतीरा, इजराइल का भी वही वतीरा है, भारत
का भी वही वतीरा है जो बिल्कुल रूस का इस वक्त ट्रांस है। बाकी ममालिक भी जो जिन दो की मैंने बात की है वो भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चल रहे हैं, वो भी उसी सोच के साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इस चीज को खत्म करना होगा। अगर हम देखें तो पाकिस्तान अगर भारत को जवाब देने की पोजीशन में ना होता या भारत को जवाब ना दे पाता तो शायद भारत इस वक्त कुछ और करता हुआ नजर आता। भारत पाकिस्तान को कॉर्नर कर देता, भारत पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला कर देता। लेकिन क्योंकि भारत को पाकिस्तान जैसे मुल्क से सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान जैसी प्रोफेशनल अफवार से सामना करना पड़ा है, इसलिए भारत जो है वो खामोश हो गया। खामोश तो नहीं हुआ लेकिन अभी भी तकरीबी कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी हद तक उसको साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त अगर हम इजराइल में देखें तो नेतन्याहू का वतीरा भी वही है, जो प्यूटन इस वक्त कर रहा है नेतन्याहू भी वही कर रहा है, या फिर मोदी सरकार भी वही कर रही है। तो हमें इन ममालिक को, इनके सदूर को या इनके वज़ीर आज़म को या इनकी जो सियासी क़यादत है उसको समझाना होगा। पूरी दुनिया इस वक्त जो है जंग के दहाने पर आ खड़ी हुई है इन ममालिक की वजह से, जो कि जंग के बड़े शौकीन लगते हैं। इनके शौक पूरे हो गए हों तो आप जंग बंदी की तरफ आ जाना चाहिए। इसराइल के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, खुद नेतन्याहू को जितनी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू के हौसले बड़े बुलंद हैं और जितनी जारहियत, जितनी बर्बरियत दिखाई जा रही है गजा के बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, यकीनी तौर पर इसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं मिलती है। तो इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया को इसके लिए आवाज उठाने की, वो चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, इजराइल और गजा की जंग हो, या फिर पाक भारत, या फिर जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए आवाज हो, हमें उठानी होगी। बहुत शुक्रिया।